Assalamualaikum, my dear curious fellows. Hope so you all are fine. You are all doing well, doing something bigger, productive and positive. उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत में हैं और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा, बड़ा, वैसे प्रोडक्टिव, पॉजिटिव भी यकीनन करते चले जा रहे हैं। हम अब तक इस मुकम्मल टॉपिक में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एमिट करता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, और अगर उसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, वो फोर्स कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, फोर्स के यूनिट्स क्या है, फ्लक्स क्या है, ये तमाम चीजें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे हमने जब सेकेंड ईयर को शुरू किया था तब बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, और वहां में हमने एक गॉसेस लॉ डिस्कस किया था, द लॉ यूज्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह अब हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए भी अब हम यहाँ पे एक लॉ को डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट लॉ वुड बी कॉल्ड एज द एम्पियर्स लॉ। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड आखिर कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड दिखती कैसी है, एम्पियर्स लॉ से आखिर फ्लक्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए जी, आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। एंड माय नेम इज, मैं आप लोगों को अपनी पिछली डिस्कशंस में ये बात बता चुका हूं कि कैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सकती है। जैसे कि अगर आप दोबारा से रिकॉल करें, मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका करंट लेट से इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, जो कि मैं कुछ इस तरह से अपनी टू डायमेंशनल डायग्राम में ड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन ये एक पिक्चर जो काइंड ऑफ 3D पिक्चर है, मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूं। मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करवाने के लिए एक दफा से फिर से देख लें, ताकि हमें मैग्नेटिक फील्ड की विजुअलाइजेशन जरा अच्छे से आ जाए और फिर हम मजीद अपनी डिस्कशन को आगे लेके चल सके। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप ये बिल्कुल मेरे साथ मौजूद एक पिक्चर देख सकते हैं, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका करंट अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, और उसी के साथ बी वाली डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कंडक्टर को कर्ल कर रही है, उसको सराउंड कर रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने जो ऊपर वाली डायग्राम में भी आप देख सकते हो, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ की है, उसमें मैंने एक वायर को ड्रॉ किया या वायर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है जिसमें भी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी उसी कंडक्टर को बिल्कुल इसी पिक्चर की तरह सराउंड किए हुए है। सो होप सो कि आपको विजुअलाइज करने में थोड़ी सी आसानी हो रही है। तो नाउ यू कैन सी दैट दीज रेड लाइंस रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, और हम जानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की रीजन करंट है। सो आई कैन से दैट द फैक्टर्स which will affect the magnetic field will be, the first one is current। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जाहिर है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही करंट की वजह से हुई है। तो ज्यादा करंट अगर पास करेंगे तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, अगर वीकर या कम करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक या कम प्रोड्यूस होगी। इसी तरह दूसरा बड़ा फैक्टर है, magnetic field is inversely proportional to the circumference of the circle। अब ये बात समझनी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस पहले वाले सर्कल की, मैग्नेटिक सर्कल की, तो ये मैग्नेटिक सर्कल थोड़ा सा कंडक्टर के करीब है, इसका रेडियस कम है, तो लिहाजा इस सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी क्योंकि ये कंडक्टर के करीब है। यहां पे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर आप इस वाले सर्कल, मैग्नेटिक सर्कल की तरफ जाएं जो कि जरा इस कंडक्टर से दूर है, तो जाहिर है कि इसका फासला क्योंकि ऊपर वाले सर्कल से ज्यादा है, दूर है, लिहाजा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी वीकर होगी। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो जितना छोटा मैग्नेटिक सर्कल होगा, जो जितना छोटा मैग्नेटिक सर्कल होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्गर होगी,
और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक सर्कल जितना बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्कल जितना बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होती जाएगी। सो मैं ये बात यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरकमफेरेंस ऑफ अ मैग्नेटिक सर्कल। और बड़ा सर्कल मतलब और ज्यादा दूर, सरकमफेरेंस और बड़ा और ज्यादा दूर, मैग्नेटिक फील्ड और वीक होती चली गई। तो लिहाजा ये हैं दो फैक्टर्स जो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर इन दोनों फैक्टर्स को मिला के लिखा जाए तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा B is proportional to I over 2 pi R। अच्छा बच्चों, हमारी बुक्स में एम्पेयर्स लॉ को इस तरह से डिफाइन नहीं किया गया। मैं एम्पेयर्स लॉ को हमेशा से इसी तरह डिफाइन करता हूं और आप लोग भी कोशिश करें कि अगर एग्जाम में आए तो इसी तरह से डिफाइन करें, क्योंकि इससे एम्पेयर्स लॉ की असल एसेंस, असल मतलब आपको समझ में आएगा। क्या कहते हो बच्चों, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। आपका कॉन्सेप्ट भी इसी तरह क्लियर होगा और आप लिखोगी भी इसी तरह, तो उसका इफेक्ट भी एग्जामिनर पे बहुत अच्छा पड़ेगा। अब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को चलो इक्वालिटी में कन्वर्ट करो मेरे साथ। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी जब भी इक्वालिटी में जाती है तो एक अदद कांस्टेंट आता है I over 2 pi R। अब यहां पर ये कांस्टेंट कौन सा है? दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज, इसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 1 में, इस सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में देखा था परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या थी? आपको याद होगा कि कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अपोज करता है, दैट वाज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। उसी से मिलता जुलता, मगर वैसा नहीं, उसी से मिलता जुलता एक और नाम आप मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। वो परमिटिविटी था, ये परमिएबिलिटी है, और ये उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। परमिटिविटी थी रेजिस्टेंस टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ परमिएबिलिटी इज एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स, कि कोई मीडियम मैग्नेटिक फोर्स को कितना वेलकम कर रहा है, कितना इजीली पास होने दे रहा है। वहां पे जितनी ज्यादा परमिटिविटी होती थी, हमारे फर्स्ट चैप्टर में जितनी ज्यादा परमिटिविटी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी रिड्यूस हो जाती थी। अगर आप पुराने लेक्चर्स को दोबारा देखें तो वहां पे हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाया करती थी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम हो जाया करती थी, लेकिन ये है परमिएबिलिटी। इट विल सपोर्ट द मैग्नेटिक फील्ड। जिस मटेरियल की जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी होगी, वो मटेरियल उतना इजीली मैग्नेटाइज भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज बोल गया हूं, आसान कर देता हूं। वो मटेरियल उतनी आसानी के साथ, उतनी ईज के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दे सकता है। वो मटेरियल उतना बेहतर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास होने के लिए, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटर होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। सो जितनी परमिएबिलिटी बेटर होगी, उतनी मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू के सिंबल से। दिस इज द सिंबल ऑफ म्यू, जो आमतौर पे आप माइक्रो के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये है वो सिंबल। अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं यहां पे वैक्यूम की, तो वैक्यूम के लिए जो परमिएबिलिटी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू नॉट। जिस तरह वहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम को एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता था, यहां पे फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिएबिलिटी को म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R का एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया। नाउ इस फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। जो 2 पाई R नीचे है, इसे B से जाके मल्टीप्लाई करें एंड देखें आपके पास क्या फॉर्मूला बनता है। यू विल गेट B डॉट 2 पाई R इज इक्वल्स टू म्यू नॉट
I. Now this formula is of little bit importance, क्योंकि मैं इसी फॉर्मूले से एम्पियर्स लॉ को डिराइव करूंगा, इसी फॉर्मूले से एम्पियर्स लॉ को बनाऊंगा. Now what is this? क्या है ये 2 pi r? 2 pi r is a circumference of a circle. एक सर्कल के circumference का फॉर्मूला 2 pi r है. तो अगर आप इमेजिन करें एक सर्कल, उसे अगर कहीं किसी पॉइंट से काट दे तो सीधा करें तो एक लेंथ बन जाती है. तो सर्कमफेरेंस को सर्कल की लेंथ भी कहा जा सकता है. अगर आप इसी फॉर्मूले को यूं लिख दें, बी डॉट लेंथ ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो ये गलत नहीं होगा. सो होप सो कि यहां तक तो बातें इंतहाई सिंपल है, आप तक पहुंच चुकी हैं. हम अपने पिछले लेक्चर्स में फ्लक्स को डिफाइन कर चुके हैं कि किसी भी एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फ्लक्स है. अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एरिया नहीं है, यहां पर हमारे पास जस्ट एक कंडक्टर है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सर्कल्स में से पास कर रही है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस लाइन में से पास कर रही है, सर्कल में से पास कर रही है, इस सर्कमफेरेंस में से पास कर रही है, वो सर्कमफेरेंस का फ्लक्स होगा. बड़ी सिंपल सी बात. सो बी डॉट एल would be the flux passing through these circles is equals to mu naught I. वो mu naught I के इक्वल है. लो जी, यहां तक कोई इशू है तो आप बिल्कुल सवालात के अंबार लगा सकते हैं. बातें बहुत सिंपल सी है. तो आप एक बात याद रख लें कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा that would be equals to mu naught times the current passing through that conductor. So mu naught, अब जो बातें इंपॉर्टेंट है समराइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पे. mu naught is the permeability of free space and its value is, जैसे आपने उसकी वैल्यू देखी थी, इसकी वैल्यू भी जरा मुलाहिजा कर लें. Its value is 4 pi into 10 raised to the power minus 7 Weber per ampere per meter. Its units are very important to memorize. अक्सर आपको इसके यूनिट्स MCQs में पूछे जा सकते हैं. इसके यूनिट्स वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी सारे के सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगा. अभी सारे के सारे एक्सप्लेन करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी. तो म्यू नॉट इज अ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. जैसे कि आपने देखा था दूसरे मीडियम्स की परमिटिविटी डिफरेंट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में, इसी तरह दूसरे मीडियम्स की परमेबिलिटी भी डिफरेंट होगी. तो किसी भी मीडियम की जो परमेबिलिटी है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू म्यू आर. नाउ जैसे वहां पे एप्सिलॉन आर था, यहां पे म्यू आर है. तो म्यू आर को कैसे डिफाइन किया जाएगा? म्यू आर, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज relative permeability. It is equals to the permittivity of any medium. यार थोड़ा सा ना मेरी ये लाइनें ऊपर नीचे हो जाती है, इनको करेक्ट कर लीजिएगा. राइट नोटेशन ये है, यानी फर्स्ट जो टांग है वो जरा लंबी होती है, दूसरी छोटी होती है. मेरा ना इन टांगों का थोड़ा सा, मेरे म्यू को पोलियो है लगता है थोड़ा सा जरा, तो इसको जरा ठीक कर लेना. अपने वाले म्यू को ना पोलियो होने देना. सो ये लो भाई, तो ये म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल्स टू किसी भी मीडियम की परमेबिलिटी ओवर द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. चलो यार, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी, रिलेटिव परमेबिलिटी की डेफिनेशन भी आपको बता दी, और तकरीबन तमाम के तमाम पॉइंट्स में इस टॉपिक से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. तो स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट द ऑनलाइन पोर्टल. अपना ढेर सारा ख्याल रखें. आपसे मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. टिल द नेक्स्ट टाइम. अल्लाह.